हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विद फिनसर में। देखिए, आज प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में शायद बहुत ज़्यादा लेक्चर बनने जा रहा है, बहुत ज़्यादा लेक्चर का वीडियो बन रहा है, बहुत ज़्यादा वीडियो बन रहा है। तो इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने आपको बताया, हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो हमारे वीडियो बन रहा है ये आपको फार्मेलिटी के लिए हम नहीं बना रहे कि नहीं फार्मेलिटी अदा कर दी। हम आपको सिखाने के लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने के लिए, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। और देखिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अक्सर बोलते हैं सर कि ये इंग्लिश में है, तो ये मत सोचिए इंग्लिश में। अगर आप इंटर के बाद आगे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, तब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और मैं तो हिंदी में कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको। देखिए, तो ये क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन लिखे हुए, बहुत अच्छे क्वेश्चन, कुछ हिंट्स देंगे, कुछ हम आपको पूरे बताएंगे, तो थोड़ा समझिएगा। और देखिए, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर वीडियो में बोलते हैं सब्सक्राइब कर दें, इससे आपका ही फायदा होगा। हमें तो वीडियो बनाने में, मेहनत करने में और मज़ा आएगा। आपका फ़ायदा ये होगा कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे अच्छे कंपटीशन लेवल तक के वीडियो मिलेंगे। ठीक, और लाइक करें, शेयर करें। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, सबसे बड़ी बात कि कोई कमेंट्स ही नहीं करता। कमेंट्स नहीं करता तो ऐसा लगता है कि आप लोग देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे। कमेंट्स करके बताइए कैसा लग रहा है। तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। अब देखिए, ज़्यादा बात ना करते हुए आ जाते हैं वीडियो की तरफ। कहा गया है पहला क्वेश्चन हिंदी में भी कन्वर्ट करके बताएंगे, थोड़ा सा जल्दी से देखिए। प्रीवियस वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन बताए थे। एक वीडियो और ये बन रहा है। इसके बाद आपको जो वीडियो हम बनाएंगे वो बनाएंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, या थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस प्रमेय का, बेस थ्योरम का, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के वीडियो बनेंगे। हो सकता है प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे लेक्चर हो जाएं, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, बहुत ढंग से समझा भी रहे। देखिए, अगर हम छोड़ के पढ़ाएं, क्वेश्चन छोड़ते चले जाएं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन छोड़ दें, तो कम लेक्चर बनेंगे, कम वीडियो बनेंगे, तो इससे आप फ़ायदा नहीं होगा। हमने कहा था कि वो तो फिर फार्मेलिटी हो जाएगी, और फार्मेलिटी के लिए हम वीडियो नहीं बना रहे, आपको सिखाने के लिए बना रहे। इसलिए देखिएगा थोड़ा सा। कहा गया फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मतलब 52 पत्ते हैं। पैक ऑफ 52 कार्ड्स मतलब 52 पत्ते। 4 आर ड्रॉन 1 बाई 1, इसमें से 4 पत्ते निकाले गए। 1 बाई 1 का मतलब एक के बाद एक, 4 पत्ते निकाले गए एक के बाद एक। विदाउट रिप्लेसमेंट निकाले गए, मतलब बिना प्रतिस्थापन के, एक के बाद देखो 52 पत्तों में से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो से बताते चले आ रहे हैं, पिछले लेक्चर से बताते चले आ रहे हैं। हमने शायद बोला था कि इसमें आपको टोटल प्रोबेबिलिटी, लेकिन नहीं, अभी एक लेक्चर और देखिए। कुछ अच्छे क्वेश्चन है ना, वो छूट रहे थे, इसलिए एक लेक्चर और देखिए। इसके बाद संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस प्रमेय क्वेश्चन होंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के होंगे और बेस थ्योरम के होंगे। तो कहा गया 4 आर ड्रॉन, मतलब 52 पत्तों से 4 पत्ते निकाले गए, खींचे गए। 1 बाई 1 मतलब एक के बाद एक। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया बिना प्रतिस्थापन के। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? बिना प्रतिस्थापन के निकाले गए। बिना प्रतिस्थापन का मतलब समझते हो? जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, विदाउट रिप्लेसमेंट हिंदी में बोलते हैं बिना प्रतिस्थापन। जैसे एक कार्ड निकाल लिया गया तो उसको वापस नहीं रखा गया, अलग हटा दिया गया। फिर दूसरा निकाला गया, उसको गड्डी में वापस नहीं रखा गया, उसको गड्डी में वापस नहीं रखा गया, उसको भी अलग हटा दिया गया। फिर तीसरा निकाला गया, तीसरा कार्ड ड्रा किया गया, उसको भी गड्डी में वापस नहीं रखा गया, उसको भी अलग हटा दिया गया। फिर चौथा निकाला गया, और चौथा निकालने के बाद भी उसको भी वापस नहीं रखा गया, उसको भी अलग हटा दिया गया। अच्छा बताइए, जब विदाउट रिप्लेसमेंट निकाले जा रहे हैं, बिना रिप्लेस का मतलब जो निकाल लिया गया उसको वापस नहीं रखना है, रिप्लेस नहीं करना है गड्डी में। तो जब पहला कार्ड निकाला गया होगा, सोचिए जरा, जब पहला कार्ड निकाला गया होगा तो टोटल कितने कार्ड होंगे? 52 रहे होंगे। और जब दूसरा निकाला गया होगा तो टोटल कितने रहे होंगे? 51। तब टोटल कितने रहे होंगे? 51 रहे होंगे। टोटल कितने रहे होंगे? 51। क्यों? क्योंकि जो पहला निकाल लिया गया उसको अलग हटा दिया गया, जो पहला निकाल लिया गया उसको अलग हटा दिया गया, जो पहला निकाल लिया गया उसको अलग हटा दिया गया। क्यों अलग हटा दिया गया? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट उसको वापस नहीं किया गया। तो अब टोटल कितने बचे होंगे? 51। तो जब दूसरा कार्ड आप ड्रा कर रहे होंगे तो टोटल 51 बचे होंगे। ठीक, उसको भी अलग हटा दिया गया क्योंकि रिप्लेस नहीं करना है, बिना प्रतिस्थापन के, हिंदी में बोलते हैं बिना प्रतिस्थापन के। तो जब तीसरा कार्ड आप ड्रा करेंगे, जब तीसरा कार्ड आप ड्रा करेंगे तो टोटल कितने रहे होंगे? 50 रहे होंगे। अब उसको भी आप अलग हटा देंगे, उसको शामिल नहीं करेंगे, गड्डी में रिप्लेस नहीं करेंगे। तो जब चौथा आप ड्रा कर रहे होंगे तब कितने रहे होंगे? 49 रहे होंगे।
जब पहला कार्ड ड्रा करोगे तो टोटल कितने होंगे 52। अब उसको आपने अलग हटा दिया क्योंकि रिप्लेस नहीं करना है, वापस नहीं करना है, बिना प्रतिस्थापन के। जब दूसरा ड्रा करोगे तब कितने होंगे 51। जब तीसरा ड्रा करोगे तब कितने होंगे 50। जब चौथा ड्रा करोगे तब कितने होंगे 49 होंगे। तो देखिए जरा, तो कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल आर एस। ऑल आर एस मतलब सभी इक्के हैं। तो देखो प्रोबेबिलिटी दैट ऑल कार्ड्स आर एस। ऑल कार्ड्स आर एस मतलब सभी पत्ते इक्के। मतलब देखिए फर्स्ट एस पहला भी इक्का है एंड सेकंड एस दूसरा भी इक्का है एंड थर्ड एस तीसरा वाला भी इक्का है एंड फोर्थ एस चौथा वाला भी क्या है इक्का है। मतलब सभी पत्ते इक्के हैं। ऑल आर एस का मतलब हो गया सभी पत्ते कैसे इक्के हैं। मतलब फर्स्ट वाला भी इक्का है, सेकंड वाला भी इक्का है, थर्ड वाला भी इक्का है और फोर्थ वाला भी इक्का है। फर्स्ट वाला एस पहला वाला भी इक्का है एंड सेकंड दूसरा वाला भी इक्का है एंड थर्ड एस तीसरा वाला भी इक्का है एंड फोर्थ एस चौथा वाला भी क्या है बताओ इक्का है। पहला वाला भी इक्का है, दूसरा भी इक्का है, तीसरा भी इक्का है और चौथा भी इक्का है। देखिए तो फर्स्ट एस पहला वाला कार्ड एस है, एस मतलब इक्का है। तो एस कितने होते हैं 4 होते हैं, इक्का कितने होते हैं 4 होते हैं। तो फर्स्ट वाला एस है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी जरा बताओ। इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/52 एंड सेकंड एस इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/51। अब 3/51 क्यों हुई, क्योंकि देखिए एस कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं समझिएगा, टोटल कितने हैं 52 हैं। टोटल कितने हैं 52। टोटल कितने हैं 52। टोटल कितने बताइए 52। देखिए तो पहला वाला एस पहला वाला एस है, पहला वाला कार्ड एस है तो 4/52। अब दूसरा वाला भी एस है। अच्छा बताओ जो पहला एस निकल चुका, पहला इक्का निकल चुका तो उसको विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब उसको वापस नहीं करना है। तो अब टोटल कितने बचे 51 ही तो बचे होंगे। लेकिन एस वाले कार्ड जो एस एक निकल चुका तो एस वाले कार्ड मतलब इक्के अब तो 3 ही बचे होंगे क्योंकि पहला वाला भी तो इक्का था, पहला वाला भी एस था तो 3 बचे होंगे। अब जब ये थर्ड वाला एस निकालोगे, थर्ड वाला इक्का निकालोगे तो एक एस कार्ड एक इक्का यहां निकल चुका, एक इक्का यहां निकल चुका तो अब इक्के कितने बचे 2, क्योंकि ये जो निकल चुके हैं इनको आपने वापस नहीं रखा, इनको आपने रिप्लेस नहीं किया तो 2 बचे होंगे। तो जब थर्ड वाला एस निकालोगे तो कितने बचे होंगे 2, टोटल कितने बचे होंगे 50। अब जब फोर्थ वाला एस निकालोगे तो एक ही एस बचा होगा, एक ही इक्का बचा होगा। देखिए पहला वाला आपने इक्का निकाल लिया, हिंदी में समझिए तो 1/52। अब जब दूसरा इक्का निकाला तो जब यहां पर इक्का निकल चुका है उसको आप रिप्लेस नहीं कर रहे हो तो अब इक्के कितने बचे 3 और टोटल कितने बचे 51। जब तीसरा आप इक्का निकालोगे तो एक इक्का यहां निकल चुका, एक यहां निकल चुका तो अब इक्के कितने बचे 2 और टोटल कितने बचे 50। चौथा इक्का जब निकालोगे तो अब एक ही इक्का बचा होगा, टोटल कितने बचे होंगे 49। अब देखिए इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे। जब फर्स्ट वाला एस निकालोगे तो 4/52, जब सेकंड वाला एस कार्ड निकालोगे तो एक एस कार्ड यहां से निकल चुका है और वो रिप्लेस नहीं हो रहा है तो अब एस कार्ड कितने बचे 3 और टोटल कितने बचे 51। अब देखो एक एस कार्ड यहां से निकला, एक एस कार्ड यहां से निकला तो अब एस कार्ड कितने बचे 2, एक एस कार्ड कितने बचे 2 और यहां कितने बचे 50 बचे। अब एस कार्ड एक ये एस कार्ड, ये भी एस कार्ड, ये भी एस कार्ड है तो एस कार्ड 1 बचे, टोटल बचे 49। समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखिए तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लेना। अब देखिए सेकंड वाला, अच्छे क्वेश्चन इनको आप छोड़ नहीं सकते, इसीलिए हमने कहा था कि ज़्यादा वीडियो बन रहा है, ज़्यादा लेक्चर बन रहा है। देखिए ज़रा गौर से, कहा गया ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल और रेड बॉल, ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल भी कितने हैं 5 है। अब देखिए व्हाइट बॉल कितने हैं 5 है, रेड बॉल कितने हैं 4 है, ब्लैक बॉल कितने हैं 5 है।
3 balls are drawn 1 by 1, 3 balls are drawn 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जो निकाल लिया गया उसको रिप्लेस नहीं किया गया। मेरी बात समझिएगा, जो निकाल लिया गया उसको रिप्लेस नहीं किया गया, उसको दोबारा बैग में रखा नहीं गया, दोबारा बैग में नहीं रखा गया। अब कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड। नन इज रेड का मतलब कोई भी लाल नहीं है। 3 बाल ड्रा किए गए, देखिए 3 balls आर ड्रॉन ना, इधर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 balls आर ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड, कोई भी लाल नहीं है। 3 balls आर ड्रॉन, 3 balls आर ड्रॉन, 3 गेंदें निकाली गई, प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड, कोई भी रेड नहीं है, मतलब पहली भी रेड नहीं है। और विदाउट रिप्लेस निकाली गई, विदाउट रिप्लेस मतलब बिना प्रतिस्थापन के, बिना प्रतिस्थापन का मतलब हो गया, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली गई, बिना प्रतिस्थापन के निकाली गई। बिना प्रतिस्थापन का मतलब हो गया कि जो निकाली गई विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना प्रतिस्थापन के जो निकाली गई फिर उनको वापस नहीं किया गया, उनको वापस नहीं किया गया। तो दैट नन इज रेड, कोई भी रेड नहीं है, मतलब फर्स्ट इज नॉट रेड। देखो क्या हो जाएगी, फर्स्ट इज नॉट रेड, रेड ना हो, एंड सेकेंड इज नॉट रेड, सेकेंड इज नॉट रेड, एंड थर्ड इज नॉट रेड। देखिए फर्स्ट इज नॉट रेड एंड सेकेंड इज नॉट रेड एंड थर्ड इज नॉट रेड। पहली भी रेड ना हो, दूसरी भी रेड ना हो, तीसरी भी रेड ना हो। अच्छा बताइए, जब पहली रेड नहीं होगी, पहली रेड नहीं होगी तो कितने में से होगी? इनमें से होगी, इनमें से 10 में से होगी। ऐसे समझिएगा जरा। देखिए जब पहली वाली बाल ड्रा करेंगे रेड नहीं है, तो रेड नहीं है तो कैसी होगी? वाइट ब्लैक में, मतलब इन 10 में से होगी, इन 10 में से होगी। दूसरी भी रेड नहीं है, दूसरी भी रेड नहीं है तो वो भी इन्हीं में से होगी, और तीसरी भी रेड नहीं है वो भी इन्हीं में से होगी। अच्छा बताइए, पहली रेड नहीं है तो कितने में से होगी? 10 में से। अब जो आपने निकाल ली उसको आपने वापस नहीं रखा, जो आपने निकाल ली उसको आपने वापस नहीं रखा, तो वो अलग कर दी गई। तो अच्छा बताइए, पहली रेड नहीं है तो इस 10 में से होगी। जब बताइए पहली रेड नहीं है तो कितने बाल्स में से होगी? 10 में से होगी। अब एक इससे ड्रा हो गई, एक ड्रा हो गई, तो अब कितनी बची होंगी? 9। क्यों? क्योंकि देखो जो ड्रा हो गई, जो निकाल ली गई, उसको रिप्लेस नहीं किया गया, विदाउट रिप्लेसमेंट है वो, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो, उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो, उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हो। तो जब दूसरी निकालोगे, सेकेंड इज नॉट रेड, तो दूसरी निकालोगे तो अब नॉट रेड में निकालोगे, इसमें तो निकालना नहीं, 4 में नहीं निकालना है। देखिए इस अगर 4 से निकाल लोगे तो रेड हो जाएगी। तो फर्स्ट इज नॉट रेड, तो फर्स्ट इज नॉट रेड मतलब कितने में से होगी? 10 में से होगी। सेकेंड इज नॉट रेड, अब दूसरी भी रेड नहीं है तो वो कितने में से होगी? 9 में से। आपको तो 10 में से क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो 10 में से एक अलग कर ली जाएगी, जो ड्रा कर ली जाएगी, उसको रिप्लेस नहीं करना है बिना प्रतिस्थापन के, उसको वापस नहीं करना है। अब जब तीसरी नॉट रेड है, तीसरी जो थर्ड वाली है वो नॉट रेड है, तो वो कितने में से होगी बताइए? 8 में से होगी। पहली वाली नॉट रेड कितने में से होगी? 10 में से। अब उसको अलग कर देंगे, उसको अलग कर देंगे, तो अब नॉट रेड वाली, लाल नहीं वाली कितनी बचेंगी? लाल नहीं वाली 9 बचेंगी। तो जब दूसरी वाली नॉट रेड निकालोगे तो 9 में से होगी, दूसरी वाली नॉट रेड निकालोगे तो 9 में से होगी, तीसरी वाली नॉट रेड निकालोगे तो 8 में से होगी। क्यों? और इसमें 4 से तो कोई मतलब है नहीं। तो बताइए फर्स्ट इज नॉट रेड, तो फर्स्ट इज नॉट रेड मतलब फर्स्ट कितने में से होगी? 10 में से। और टोटल कितनी हो जाएंगी? 14। टोटल तो 14 हो जाएंगी इनटू सेकेंड इज नॉट रेड, दूसरी भी रेड ना हो, दूसरी वाली भी रेड ना हो, तो दूसरी वाली रेड नहीं होगी तो अब कितने में से होगी? देखो नॉट रेड मतलब लाल, नॉट रेड वाली कितनी है? 10 है। तो पहली वाली नॉट रेड मतलब 10 और टोटल कितनी हो गई? 14। लेकिन 10 में से एक ड्रा हो गई, एक निकल चुकी, और विदाउट रिप्लेसमेंट उसको वापस नहीं किया गया, उसको वापस नहीं रखा गया। तो अब नॉट रेड मतलब कितनी बची? नॉट रेड मतलब जो लाल नहीं है, अब कितनी बची होंगी? 9, क्योंकि 10 में से तो एक ड्रा हो गई ना। और टोटल कितनी बची होंगी? 13। टोटल कितनी बची होंगी? 13 ही तो बची होंगी। देखिए पहली वाली नॉट रेड कितने में से होगी? 10 में से। अब जो 10 में से होगी तो उसको अलग हटा देंगे, तो अब नॉट रेड मतलब जो लाल नहीं, वो कितनी बचेगी? 9। तो दूसरी वाली नॉट रेड कितनी में से होगी? 9 में से। टोटल कितनी होंगी? 13। तीसरी वाली नॉट रेड,
तो तीसरी वाली नॉट रेट कितने में से होगी? 8 में से होगी। तीसरी वाली नॉट रेट कितने में से होगी? 8 में से होगी। और टोटल कितनी बची होंगी? 12, क्योंकि जो ड्रा कर ली जा रहे हैं उनको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है। तो अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट देखिए। देखिए ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत गजब का क्वेश्चन है तीसरा वाला। देखिए कहा गया ए स्पीक ट्रूथ इन 60%। ए जो है 60% ऑफ केसेस, मतलब 60% केस पर, 60% मामलों पर ए एक कोई व्यक्ति है, ए कोई पर्सन है, स्पीक ट्रूथ सही बोलता है इन 60% ऑफ केसेस, मतलब 60% मामलों पर सही बोलता है, 60% मामलों पर सही बोलता है। एंड बी इन 90% ऑफ द केसेस, और बी 90% मामलों पर सही बोलता है। अभी हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, लेकिन हमने बताया हिंदी मीडियम वालों की कि मैथ का फ्यूचर इंग्लिश में ही। ए 60% मामलों पर सही बोलता है, बी 90% मामलों पर सही बोलता है। तो कहा गया इन व्हाट परसेंटेज, बहुत गजब का क्वेश्चन है, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस, कितने मतलब कितने प्रतिशत मामलों पर, इन व्हाट परसेंटेज मतलब प्रतिशत, कितने प्रतिशत मामलों पर आर दे लाइकली टू, वो राजी होते हैं, कंट्राडक्ट ईच अदर। कंट्राडक्ट ईच अदर का मतलब एक दूसरे का विरोध करते हैं, फॉर सेम फैक्ट, किसी एक ही बात के लिए, किसी एक ही बात के लिए वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। मतलब कितने प्रतिशत किसी एक बात के लिए वो एक दूसरे का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड सेकंड पार्ट में कितने एग्री फॉर द सेम फैक्ट, और कितने प्रतिशत किसी सेम फैक्ट के लिए, किसी एक ही बात के लिए एक दूसरे से सहमत होते हैं। मतलब यहाँ पर एक चीज़ बतानी है कि ए जो है वो 60% सही बोलता है, बी 90% सही बोलता है। तो कितने प्रतिशत मामलों में वो एक दूसरे का विरोध करेंगे, कितने प्रतिशत मामलों में किसी बात को लेकर, कितने प्रतिशत मामलों में किसी बात को लेकर, किसी फैक्ट को लेकर एक दूसरे का विरोध करेंगे। कंट्राडक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे का विरोध। अच्छा बताओ, एक दूसरे का विरोध करना समझते हो कैसे होगा? जैसे किसी बात को लेकर के ए हाँ बोले, ए एस बोल दे, बी नो बोल दे, तो विरोध हो गया। ए अगर जैसे मान लो किसी ने कह दिया कि नहीं, ये कह दिया जाए कि नहीं ये मार्कर है, ए ने कहा ये मार्कर है, तो बी ने कहा ये मार्कर नहीं है, तो विरोध हो गया। अब अगर बी ने कह दिया कि नहीं मार्कर है, ए ने कह दिया कि मार्कर नहीं है, तब भी विरोध हो गया। तो विरोध मतलब समझते हो कंट्राडक्ट कब होगा? जैसे ए किसी चीज को लेकर, किसी फैक्ट को लेकर, किसी तथ्य को लेकर ए एस बोले और बी नो बोल दे, तो विरोध हो गया। या फिर बी एस बोल दे और ए नो बोल दे, तब भी तो विरोध हो जाएगा। और एग्री होने का मतलब क्या हुआ? एग्री होना इसको दो तरीके से लगा सकते हो। विरोध वाली प्रोबेबिलिटी निकाल लो, उसको 1 माइनस कर दो तो एग्री की प्रोबेबिलिटी आ जाए, उसको 1 माइनस कर दो तो एग्री होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, उसको 1 माइनस कर दो तो एग्री होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कहा गया कंट्राडक्ट ईच अदर फॉर सेम फैक्ट। देखिए पहला पार्ट, कंट्राडक्ट ईच अदर फॉर सेम फैक्ट, प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडक्ट ईच अदर फॉर सेम फैक्ट। सेम फैक्ट मतलब किसी बात को लेकर, किसी तथ्य को लेकर, मतलब वो एक दूसरे का विरोध करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि कैसे कंट्राडक्शन होगा। कंट्राडक्ट कब होगा? जब किसी चीज को, जैसे ए ने कहा कि ये मार्कर है, बी ने कहा मार्कर नहीं है, तो कंट्राडक्ट हो गया, विरोध हो गया। या फिर बी ने कहा मार्कर है और ए ने कहा मार्कर नहीं है, तो विरोध हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखिए जैसे विरोध कब होगा, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी दैट दे कंट्राडक्ट ईच अदर फॉर सेम फैक्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो किसी तथ्य को लेकर, किसी बात को लेकर एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो एक दूसरे का विरोध करने का मतलब जैसे ए क्या करे, एस बोले और बी क्या करे, नो बोल दे, बी नो बोल दे।
ए एस बोल दे, जैसे ए किसी चीज को लेकर के ए ने कहा कि ये मार्कर है तो बी ने कहा मार्कर नहीं है, तो बी ने झूठ बोल दिया। मतलब किसी चीज को लेकर के ए हाँ बोले तो बी ना बोले तो विरोध हो गया, ए हाँ बोले बी ना बोले तो विरोध होगा, या फिर बी हाँ बोले और ए ना बोले तब भी विरोध होगा। तो देखो ए क्या करे, यस कर दे, बी नो कर दे तो विरोध हो गया, या फिर या मीन्स प्लस, या मीन्स क्या हो जाएगा प्लस, ए किसी चीज को लेकर के यस कर दे, यहां पर ए किसी चीज को लेकर हाँ बोल दे और बी क्या कर दे नो, तो देखो विरोध हो गया, नो मतलब पीबी बार। या फिर बी किसी चीज को लेकर के एस कर दे, बी किसी चीज को लेकर के क्या कर दे एस कर दे और ए उसी चीज को लेकर के नो कर दे, उसी चीज को लेकर के, उसी सेम फैक्ट मतलब उसी बात पर, उसी बात का मतलब जैसे बात ये है कि ये मार्कर है तो ए ने कह दिया कि नहीं ये मार्कर है तो बी ने कह दिया नहीं ये मार्कर नहीं है, विरोध हो गया। या फिर एक ही सेम फैक्ट मतलब उसी बात को लेकर, दूसरी बात नहीं, दो बातें ना उसी किसी एक ही बात के लिए दोनों विरोध कर दे, जैसे ए ने कह दिया कि ये मार्कर है तो बी ने कह दिया नहीं मार्कर नहीं है, या फिर बी ने कह दिया कि नहीं ये मार्कर है तो ए ने कह दिया नहीं ये मार्कर नहीं है, तो विरोध हो गया। अब देखिए तो ए के एस बोलने की प्रोबेबिलिटी, तो ए के एस बोलने की प्रोबेबिलिटी इधर समझ लो, ए के एस बोलने, ए 60% एस बोलता है तो 60/100 मतलब कितना आ जाएगा 3/5, और बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा जरा बताओ 9/100, तो कितना आ जाएगा 9/10। तो अब देखो ए के एस बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/5, बी के नो बोलने की प्रोबेबिलिटी मतलब बी के एस ना बोलने की प्रोबेबिलिटी तो 1 - 9/10, 1 - 9/10, 1 - 9/10। देखिए ए के हाँ बोलने की प्रोबेबिलिटी और इसके ना बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 - 9/10 प्लस बी के एस बोलने की प्रोबेबिलिटी, बी के एस बोलने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 9/10, ए के नो बोलने की प्रोबेबिलिटी, ए के एस बोलने की 3/5 है तो नो बोलने की 1 - 3/5। अब देखिए 3/5 ये आएगा 1/10 प्लस 9/10, ये कितना आएगा 2/5। अब देखिए कितना हो जाएगा 3/50 प्लस 18/50 तो जाएगा 21/50, ये आ गया। तो इसका परसेंटेज कितना होगा, अगर परसेंटेज निकालना चाहते हो देखो 21/50 परसेंटेज अगर निकालना है, ये तो आ गया विरोध करने की प्रोबेबिलिटी मतलब कंट्राडक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई, विरोध करने की प्रोबेबिलिटी आ गई, कंट्राडक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। लेकिन अब देखिए जरा, देखिए ये कंट्राडक्ट की प्रोबेबिलिटी आई है, इसका परसेंटेज अगर निकालना है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज आ जाएगा, तो 200 का मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज कितना आएगा 42%। मतलब 42% केसेस ऐसे हैं जिसमें से वो विरोध करते हैं। तो सपोर्ट कब करेंगे एग्री होने का, तो इसको 1 माइनस कर दो, एग्री होने की प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर एग्री मतलब सहमत हैं, बोथ आर एग्री फॉर द सेम फैक्ट, किसी एक ही बात के लिए, किसी एक ही बात के लिए सहमत होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसी को 1 माइनस कर दो। विरोध करने को 1 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, विरोध ना हो जाएगा। देखो विरोध होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस विरोध होने की 1, देखो कंट्राडक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, कंट्राडक्ट होने की प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस कंट्राडक्ट, मतलब कंट्राडक्ट ना हो, कंट्राडक्ट ना हो मतलब सहमत होंगे, सहमत। अगर विरोध नहीं होगा तो क्या होंगे, सहमत ही तो होंगे। तो विरोध होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो सहमत होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 माइनस, इसको कर दो 1 माइनस, तो सहमत होने का परसेंटेज देख लो। अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो ये 100 माइनस कितना कर दो, क्योंकि देखो 42% में क्या है कंट्राडक्ट, विरोध करते हैं। तो एग्री कब होंगे बताइए, एग्री कितना होगा बताओ 58% में एग्री होंगे। 50 देखो 42% एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो 58% में एक दूसरे का क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे से एग्री हो जाएंगे, एक दूसरे से सहमत हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत गजब का क्वेश्चन था ये। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब ये 2 क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत गजब के क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं स्क्रीन पर, इनको थोड़ा गौर से देखिएगा। ये 2 क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, देखिए ये 2 लिखे हुए, इनमें से एक हम बताएंगे, एक आप सॉल्व करेंगे। अभी इसके बाद एक और लिखेंगे, वो भी इसी टाइप का होगा, बिल्कुल इसी टाइप का होगा।
तो थोड़ा गौर से देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत गजब। इनको लगाने का तरीका ही अलग है, इनको सॉल्व करने का तरीका ही अलग है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे जो क्वेश्चन है, मेरा जो वीडियो है, मेरे जो लेक्चर है फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, आप सीखना चाहो तो बहुत अच्छा सीख सकते हो, प्रयास करिए, सीखिए। देखिए जरा, ये बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक हुए ही नहीं। अभी एक और लिखेंगे, इसी टाइप का। अभी हमने लिखा नहीं क्योंकि जगह भर जाती तो फिर सॉल्व कहाँ पर करते। देखिए तो कहा गया ए एंड बी थ्रो अल्टरनेटली ए पेयर ऑफ डाइस। अल्टरनेटली मतलब समझते हो, एक के बाद एक। ए और बी कोई दो व्यक्ति है, थ्रो मतलब फेंकते हैं, अल्टरनेटली मतलब एक के बाद एक। अल्टरनेट मतलब ये जैसे ए फेंकेगा फिर बी फेंकेगा फिर बी ए फेंकेगा फिर। अल्टरनेटली ए पेयर ऑफ डाइस मतलब एक पासे के जोड़े को, एक पासे के जोड़े मतलब कितने पासे फेंक रहे हैं, दो पासे फेंक रहे हैं, मतलब ए और बी दो पासों को अल्टरनेट फेंकते हैं। अल्टरनेट मतलब ए फेंकेगा फिर बी फेंकेगा फिर ए फेंकेगा फिर बी फेंकेगा फिर ए फेंकेगा फिर बी, ये अल्टरनेटली मतलब हो गया। पेयर ऑफ डाइस का मतलब पासे के जोड़े को, पेयर मतलब क्या हुआ, युग्म, जोड़ा। पेयर में कितने होंगे, दो होंगे। ए विंस इफ ही थ्रोज 6, ए जीतता है यदि वह 6 फेंकता है, बिफोर बी थ्रोज 7, मतलब ए कब जीतता है, ए विंस इफ ही थ्रोज 6 बिफोर बी थ्रोज 7, मतलब बी अगर 7 फेंकता है, बी के 7 फेंकने से पहले, बी के 7 फेंकने से, आपको तो बी 7 कैसे फेंकेगा, अरे फेंकेगा भैया, पेयर ऑफ डाइस है ना, तभी बताएंगे 7 कैसे फेंकेगा। तो B के 7 फेंकने से पहले अगर A 6 फेंकता है, A का M6 आ जाता है तो A जीत जाता है। मतलब B के 7 आने से पहले B वाला जो फेंकता है, B वाले में 7 आने से पहले अगर A वाले में 6 आ जाता है तो A जीत जाता है। एंड B विंस इफ ही थ्रोज 7, और B कब जीतता है, इफ द थ्रोज 7 आने पर, बिफोर ए थ्रोज 6, अगर ए के 6 आने से पहले बी वाले में 7 आ जाए तो बी जीत जाएगा। मतलब समझ गए, अगर बी के 7, पहले सुनो मतलब बता दे, अगर बी के 7 आने से पहले ए वाले को 6 मिल जाए, ए वाले में 6 आ जाए तो ए जीत जाएगा। लेकिन अगर बी का 7 पहले आ जाए ए के 6 आने से पहले, मतलब ए के 6 आने से पहले अगर बी वाले ने 7 प्राप्त कर लिया तो बी जीत जाएगा। सुनिएगा एक बार और बता रहे हैं, अगर ए मतलब बी के 7, पहले ए के दो बता रहे, देखो अगर बी के 7 आने से पहले ए वाले में 6 आ जाए, ए के लिए 6 आ जाए तो ए जीत जाएगा। और मान लो ए वाले का 6 नहीं आया, बी का 7 पहले आ गया, ए का 6 बाद में आए तो बी जीत जाएगा। तो ए कब जीतेगा, देखो लिखा नहीं है, ए विंस इफ थ्रोज 6 बिफोर बी थ्रोज 7, मतलब बी के 7 फेंकने से पहले, बी वाले का में 7 आने से पहले अगर ए वाले में 6 आ जाए, ए के वाले में 6 आ जाए, ए वाले व्यक्ति को बी को 7 मिलने से पहले, अगर ए को 6 मिल जाए तो ए जीत जाएगा। और अगर ए को 6 मिलने से पहले बी को 7 मिल जाए तो बी जीत जाएगा। मतलब समझ गए, अगर ए को 6 मिल जाए, लेकिन कब, बी को 7 मिलने से पहले ए को 6 मिल जाए, कब मिल जाए, बी को 7 मिलने से पहले तो ए जीत जाएगा। और अगर बी को 7 मिल जाए, कब, ए को 6 मिलने से पहले तो बी जीत जाएगा। अच्छा अब बताओ ए कब जीतेगा, आप सोचिए जरा, ए कब जीतेगा, अगर ए को 6 मिल जाए और कब मिल जाए, बी को 7 मिलने से पहले, बी को 7 मिलने से पहले अगर ए को 6 मिल जाए, बी को 7 मिलने से पहले अगर ए को 6 मिल जाए तो ए जीत जाएगा। और बी कब जीतेगा, अगर बी को 7 मिल जाए, कब, ए को 6 मिलने से पहले, बी को 7 मिल जाए ए को 6 मिलने से पहले तो फिर बी जीत जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट फेंकते चलते हैं, अल्टरनेट पहले ए फेंकेगा, क्योंकि देखो लिखा नहीं है, कहा गया फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांस ऑफ विनिंग, उनके जीतने के क्रमशः, रिस्पेक्टिव मतलब क्रमशः, उनके जीतने के क्रमशः चांस बताई हुई, मतलब प्रोबेबिलिटी बतानी। इफ ए बिगिंस, स्टार्ट कौन करता है, ये गेम ए स्टार्ट करता है। गेम कैसा है, पहले ए पेयर ऑफ डाइस 2 500 को फेंकेगा, फिर बी 2 500 को फेंकेगा, फिर अल्टरनेट लिखा है, अल्टरनेटली ये देखो, पहले ए पासे के एक जोड़े को फेंकेगा, पेयर ऑफ डाइस को फेंकेगा, फिर बी पेयर ऑफ डाइस को फेंकेगा, फिर ए पेयर ऑफ डाइस को फेंकेगा, फिर बी पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेगा, फेंकेगा, फिर ए पेयर ऑफ डाइस को फेंकेगा, फिर बी पेयर ऑफ डाइस फेंकेगा, फिर ए पेयर ऑफ डाइस फेंकेगा, फिर बी पेयर ऑफ डाइस फेंकेगा, फिर ए पेयर ऑफ डाइस फेंकेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ए कब जीतेगा, अगर बी के 7 आने से पहले ए को 6 मिल जाए। अब देखिए फिर वही चीज, अगर बी को 7 मिलने से पहले ए को 6 मिल जाए तो ए जीत जाएगा।
ठीक, तो बी कब जीतेगा? अगर ए को 6 मिलने से पहले बी को 7 मिल जाए, अगर बी को 7 मिल जाए ए के 6 मिलने से पहले, तो फिर बी जीत जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले ए कब जीतेगा, तो आप बताओगे अगर ए को 6 मिल जाए, लेकिन कब? बी को 7 मिलने से पहले। बी को 7 मिलने से पहले अगर ए को 6 मिल जाए तो ए जीत जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले बी कब जीतेगा, तो आप बताओगे अगर बी को 7 मिल जाए, लेकिन कब? ए को 6 मिलने से पहले। अगर बी को 7 मिल जाए ए को 6 मिलने से पहले, तो बी जीत जाएगा। अब ए कब जीतेगा? फिर से बता, ए को 6 मिल जाए, लेकिन कब? बी को 7 मिलने से पहले। बी को 7 मिलने से पहले अगर ए को 6 मिल जाए तो ए जीत जाएगा। और बी कब जीतेगा? अगर बी को 7 मिल जाए ए को 6 मिलने से पहले। बी को 7 मिल जाए ए को 6 मिलने से पहले, तो बी जीत जाएगा। तो एक खेल है, गेम चलता जाएगा। तो कहा गया उनके रिस्पेक्टिव मतलब उन क्रमशः उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी, ए और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी, क्रमशः उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ये गेम चलता रहता है। तो देखिए जरा, तो पहले अच्छा 6 कब मिलेगा? ए कब जीतेगा? जब ए को 6 मिलेगा। और बी कब जीतेगा? ए कब जीतेगा? जब ए को 6 मिले लेकिन बी के 7 आने से पहले। और बी कब जीतेगा? जब बी को 7 मिले लेकिन ए के 6 आने से पहले, तब जीतेगा। ये एक क्वेश्चन इसी टाइप से ये लिखा है, एक और इसी टाइप से लिखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है ना कि आधे से ज़्यादा बच्चे छोड़ देते हैं अगर कभी मिल जाए तो। और हमने आपको हर बार मैं यही बताता हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ केवल सिर्फ इसलिए कि मैं फॉर्मेलिटी नहीं अदा कर रहा हूँ, मैं फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूं, इसलिए गौर से देखिएगा। तो चलिए अच्छा बताओ, ए कब जीतेगा? जब ए को 6 मिलेगा। तो ए के लिए चांस क्या है? देखो टोटल चांस तो आप समझ रहे हो कि पहला नंबर देखिए, सेकंड आपको लगाना है। टोटल चांस तो 36 है। अच्छा बताओ ए को 6 कब मिलेगा? ए फेंकता क्या है? पेयर ऑफ डाइस। पेयर ऑफ डाइस को मतलब समझते हो, पांसे के एक जोड़े को फेंका जा रहा है, पांसे के एक जोड़े को, पेयर ऑफ डाइस। तो पेयर ऑफ डाइस में देखिए क्या मिलेगा? पेयर ऑफ डाइस में 6 कब मिलेगा? जिससे 1 5 मिल जाए तो 6 हो जाएगा। पेयर ऑफ डाइस में 6 कब मिलेगा? पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 पांसे फेंकने पर 6 कब मिलेगा? 2 पांसे फेंकने पर 6 कब मिलेगा? जब 1 5 मिल जाए तो 6 हो जाएगा। अगर 2 4 मिल जाए तब भी 6 हो जाएगा। अगर 3 3 मिल जाए तब भी 6 हो जाएगा। 4 2 मिल जाए तब भी 6 हो जाएगा। ये तो इतने चांस हैं ए के जीतने के। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताओ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में चैलेंज कर सकता हूँ, कोई नहीं लगाता है, इसलिए आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल ठान लिया कि हमारे जो वीडियोज होंगे वो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होंगे, सिखाने के। और देखिए सीखने वाले बच्चे सीखते भी हैं, ऐसी भी बात है, सीखने वाले सीखते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए, कुछ सीखिए। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखिए ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, ये कितने चांस है? 5, टोटल 36। अच्छा बताइए ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 5/36। ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी पीए बार, तो ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 31/36। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अच्छा बी कब जीतेगा? बी कब जीतेगा? बी तब जीतेगा जब बी को 7 मिले, लेकिन 7 कब मिले? ए के 6 मिलने से पहले। ए के 6 मिलने से पहले अगर बी को 7 मिल जाए तो 7 कब मिलेगा? देखो 1 6 में 7 मिलेगा, 2 5 में 7 मिलेगा, 3 4 में 7 मिलेगा, 4 3 में 7 मिलेगा, 5 2 में मिलेगा, 6 1 में मिलेगा। ये तो बी के 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा 6/36, तो हो जाएगा 1/6। अच्छा बी के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 - 1/6 कितना आ जाएगा बताओ? 5/6। 1 - 1/6 कितना आ जाएगा? देखिए 5/6। 1 - 1/6 कितना आ जाएगा? 5/6। 5/6। अब ये गेम चल रहा है, देखिए इसको कैसे समझाते हैं थोड़ा समझिएगा। इधर ये ए हो गया, जो समझ जाएंगे वो लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए गेम एक तरीके से चल रहा है, गेम एक तरीके से। जैसे मान लीजिए फर्स्ट राउंड चला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे बिल्कुल दूसरा लगेगा ये जो लिखा फर्स्ट राउंड चला, फिर सेकंड राउंड चलेगा। अच्छा ये कब तक चलेगा? जब तक कोई जीतेगा नहीं। अच्छा जरूरी नहीं का हो सकता है एक ही राउंड में जीत जाए, का हो सकता है राउंड के ऊपर राउंड चलते रहे। फिर थर्ड राउंड चलेगा, फिर थर्ड राउंड चलेगा, फिर क्या होगा? ऐसे फोर्थ राउंड चलेगा। तो आप सोच रहे होगे कब जीतेगा? हो सकता है ये तो देखिए, हो सकता है पहले राउंड में जीत जाए, हो सकता है इसे राउंड के ऊपर राउंड चलता जाए,
हो सकता है फर्स्ट राउंड में ही कोई जीत जाए, हो सकता है 10 राउंड का होना जीते। तो यही तो देखिए है अलग टाइप का क्वेश्चन। और हमने क्या बताया कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो में मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन आपको हमारे वीडियो में मिलेंगे, हर टाइप के। केवल आप पढ़िए, मेहनत करिए, ये अच्छे क्वेश्चन है, कभी ना कभी फ्यूचर में काम आएंगे। लेकिन अगर आप फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेहनत कर रहे हैं वाकई में तो फिर आप हमारे वीडियो से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। देखिए फर्स्ट राउंड में हो सकता है फर्स्ट राउंड में जीत जाए, अगर ए जीत जाएगा तो फिर गेम समाप्त हो जाएगा। अगर मान लो ए जीत गया तो आगे गेम नहीं जाएगा। अच्छा बताओ बी को मौका कब मिलेगा, ये भी समझिए। बी को मौका कब मिलेगा, जब ए जीतेगा नहीं, मीन्स ए हारेगा तब बी को मौका मिलेगा। और दूसरा राउंड कब शुरू होगा, ये भी सुन लो। दूसरा राउंड कब शुरू होगा, जब पहले राउंड में ये भी हार जाए और ये भी हार जाए तो दूसरा राउंड शुरू होगा, अदरवाइज दूसरा राउंड शुरू, क्योंकि जो जीत जाएगा उसी जगह से गेम खत्म हो जाएगा। जो जीत जाएगा उसी जगह से गेम खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ए जीत गया तो बस यहीं से गेम खत्म। मान लीजिए ए नहीं जीता तब गेम किसके पास पहुंचा, बी के पास पहुंचा, बी के पास पहुंचेगा। मान लीजिए ये भी नहीं जीता, ये भी नहीं जीता, तो खेल यहां पर आ गया दूसरे राउंड पे। दूसरे राउंड पे ए को मौका मिल गया। मान लीजिए दूसरे राउंड पे फिर ए नहीं जीता तो दूसरे राउंड पे किसको मौका मिल गया, बी को मौका मिल गया। अब सपोज कर लीजिए दूसरे राउंड पे बी भी नहीं जीता तो तीसरा राउंड शुरू हुआ। तीसरे राउंड में किसको मौका मिलेगा, ए का, ए को मिलेगा। अगर मान लीजिए तीसरे राउंड में फिर ए नहीं जीता तो फिर तीसरे राउंड में किसको मौका मिलेगा, बी को मौका मिलेगा। मान लीजिए इस राउंड में भी नहीं मिला तो ऐसे चलता जाएगा। कब तक चलेगा पता नहीं, ये अगर कोई पूछे कब तक चलेगा पता नहीं। हो सकता है फर्स्ट राउंड में ये गेम समाप्त हो जाए, सेकेंड राउंड में समाप्त हो जाए, हो सकता है 10 राउंड तक चले। तो बताइए फर्स्ट राउंड में ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, देखिए बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक बताया ही नहीं। ऐसे बिल्कुल सेम ये भी लगेगा, बिल्कुल सेम यही लगेगा, बिल्कुल। उसमें लिखा है ए एंड बी थ्रो, इसके बाद एक और लिखेंगे, हो सकता है उसको बताएंगे। ए एंड बी थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटली, ए विंस द गेम इफ ही गेट्स ए टोटल ऑफ 7। ए कब जीतता है, जब टोटल ऑफ 7 मिलता है, मतलब ये वाली सिचुएशन ए की हो गई। एंड बी विंस द गेम इफ ही गेट ए टोटल ऑफ 10, बी वाले में टोटल ऑफ 10 हो जाएगा। बी वाले में टोटल ऑफ 10, टोटल ऑफ 10 का मतलब 4 6 5 5 6 4, 3 कंडीशन बनेगी। इफ ए स्टार्ट द गेम, ए स्टार्ट करता है तो देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस। इसमें केवल बी के विंस की, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, इसमें दोनों की पूछी गई, इसमें दोनों की पूछी गई। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है। और बी के केवल पूछी गई तो 5/17 लिखिए, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/7। देखिए तो बताइए फर्स्ट राउंड शुरू हुआ। अभी इसी टाइप का ये आप लगाएंगे, इसी टाइप का एक और बताते हैं, इसलिए बताते हैं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाए, बिल्कुल दिमाग में बस जाए, बिल्कुल दिमाग में घर बना ले, जगह बना ले। इसलिए अब बताइए तो हमने क्या बताया, तो गेम है। पहला राउंड यहां पर शुरुआत हुआ, तो मान लीजिए पहले राउंड में ए के विंस की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, विनिंग वाली लिखी है, विनिंग, यहां पर भी विनिंग लिखी, ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो ए के विनिंग, फर्स्ट राउंड में ए के विंस की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, देखो 5/36। ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी 5/36। अब बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी देखिए, तो यहां पर समझने वाली चीज है, इस टाइप का भी हमने कोई क्वेश्चन ही नहीं बताया। बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बी के, ये बिल्कुल अलग टाइप का, ये ऐसे चलता जाएगा, ऐसे राउंड चलते जाएंगे, ऐसे राउंड चलते जाएंगे, ऐसे राउंड चलते जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी एक और इसी टाइप का बताएंगे। अब देखिए बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी, देखिए तो यहां पर गेम कब पहुंचेगा, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर गेम तब पहुंचेगा जब ये हारेगा। अगर ए जीत जाएगा तो यहां तक गेम पहुंचेगा ही नहीं, यहीं से समाप्त हो जाएगा। गेमिंग वाला क्वेश्चन है, खेल वाला क्वेश्चन है। देखिए तो यहां पर गेम कब पहुंचेगा, जब ये हार चुका होगा। तो यहां पर इसके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, इसके विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, बी के जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, बी के जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए थोड़ा समझिए, 1 मिनट। देखिए ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी 5/30। अब बी को मौका कब मिलेगा, बी को चांस कब मिलेगा, बी को चांस तो तब मिलेगा जब ए हारेगा। अगर ए जीत जाए तो बी को चांस ही नहीं मिलेगा। तो बी को देखिए चांस कब मिलेगा, बी को चांस तब मिलेगा, इसको चांस तब मिलेगा जब ये हारेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि पहले ये हारेगा,
तब इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर ये हारेगा नहीं तो यहां तक गेम पहुंचेगा नहीं। तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि ये हारा होगा, ए पहले क्या होगा, लॉस होगा, ए ने गेम को लूज कर दिया होगा, ए गेम को हार गया होगा। तो एक इसके विनिंग की प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है, बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि ए पहले गेम हारेगा, ए पहले गेम हारेगा। तो देखिए, तो पहले ए के हारने की प्रोबेबिलिटी, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी, देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी 31/36। क्यों? क्योंकि ए जब हारेगा तब यहां पर गेम पहुंचेगा। फिर बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी, तो बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1/6, ये आएगा 1/6 है, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन। अभी एक और बताने वाले हैं इसी टाइप का। ए के तो सीधे गेम स्टार्ट करता है 5/36, मान लो ये नहीं जीता तो यहां पर गेम पहुंचेगा। तो यहां पर गेम कब पहुंचा, जब ये पहले हारेगा, तो इसके हारने की प्रोबेबिलिटी है जब गेम लूज कर देगा, लूजिंग मतलब गेम हार गया होगा, तो गेम जब लूजिंग कर देगा, गेम हार जाएगा, तो इसके गेम हारने की प्रोबेबिलिटी फिर इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि ए ने गेम को लूज कर दिया, मतलब ए हार गया होगा। अगर ए हारता नहीं तो इसके विनिंग की कोई प्रोबेबिलिटी ही ना होती। क्यों? क्योंकि यहीं से गेम समाप्त हो जाता। तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब पहले इसके हारने की प्रोबेबिलिटी 31/36, फिर इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब मान लीजिए ये भी नहीं जीता, ये भी नहीं जीता, तो गेम यहां पर आ पहुंचा, सेकंड राउंड शुरू हुआ। सेकंड राउंड अगर शुरू हुआ, अब देखिए सेकंड राउंड शुरू हुआ, सेकंड राउंड देखिए जरा, तो सेकंड राउंड कब शुरू हुआ, जब ये भी हारेगा और ये भी हारेगा, ये हारेगा और ये हारेगा, तब इस यहां पर गेम पहुंचेगा, तब इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी आएगी। देखिए, तो पहले क्या होगा, यहां पर गेम कब पहुंचा, जब ये हारा होगा, मतलब कितना आएगा बताओ, 31/36, और ये भी हारा होगा। जब ये हारेगा और ये हारेगा तब गेम यहां पर पहुंचेगा। तो इसके हारने की प्रोबेबिलिटी 31/36 और इसके भी हारने की प्रोबेबिलिटी, तो इसके हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखिए 5/36। फिर इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो फिर इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, तब इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी यही 5/36। अब मान लीजिए ये भी नहीं जीता तो यहां पर पहुंच गया। अब देखिए यहां पर कैसे पहुंचेगा, देखिएगा यहां पर कब पहुंचेगा, यहां पर कब पहुंचा, जब ये हारा होगा, मतलब 31/36, ये भी हारा होगा, मतलब कितना हो जाएगा, देखिए ये भी हारा होगा, मतलब 5/36 गौर से देखिएगा, और ये भी हारा होगा, ये भी हारा होगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, फिर हो जाएगा 31/36, तब इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तब इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप केवल इसको गौर से देखिएगा तब सब। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आप गौर से देखते चलिए। तो पहले इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/36, फिर इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब पहले ये हारेगा तो 31 क्योंकि जब ये हारेगा तभी यहाँ गेम पहुंचेगा, तो पहले इसके हारने की प्रोबेबिलिटी 31/36, फिर इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए हमने आपको बताया कि ये भी नहीं जीता, ये भी नहीं जीता, तो गेम यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ कब पहुंचा, जब ये हारेगा, मतलब 31/36, ये भी हारेगा 5/6, तब कहीं इसको जीते दूसरे राउंड में जीतने को मौका मिलेगा, तब इसको दूसरे राउंड में जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/36। मान लीजिए ये फिर ये भी नहीं जीता, फर्स्ट राउंड में दोनों नहीं जीते, सेकंड राउंड में ये फिर नहीं जीता, तब गेम यहां पहुंचेगा। तो यहां तक गेम पहुंचना, देखिए यहां तक गेम पहुंचना किस बात पर डिपेंड करता है, यहां तक गेम पहुंचना मतलब पहले ये हारेगा 31/36, ये भी हारेगा, बी भी हारेगा 5/36, इसलिए फिर दूसरे राउंड में फिर ये हारा होगा, दूसरे राउंड में फिर ए हारा होगा 31/36, तब इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6। मान लीजिए दोनों राउंड में कोई नहीं जीता, फिर इधर आ गया गेम। अब देखिए जरा, अब अगर मान लीजिए इधर आ गया गेम, तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कब आएगी, पहले इसके हारने की प्रोबेबिलिटी 31/36, इसके भी हारने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहां भी हार हुई होगी 5/36, फिर इसके हारने की प्रोबेबिलिटी, फिर इसके हारने की प्रोबेबिलिटी, तो फिर आएगा 31/36, फिर इसके हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6। देखिए तो इसको क्या बन जाएगा 31/36 दो बार और 5/6 दो बार, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे होल स्क्वायर लगा सकते हो, ऐसे होल स्क्वायर लगा सकते हो। इसके भी हारने की प्रोबेबिलिटी पहले 31/6, इसके हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6, फिर इसके हारने की प्रोबेबिलिटी 31/6 तो स्क्वायर हो गया, फिर इसके हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6 तो स्क्वायर हो गया, तब जाके इसके कहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना है बताओ 5/36।
5/36। अब यहाँ मान लीजिए गेम पहुंचा तो पहले ये हारेगा, बताओ कितना आएगा 31/36, ये हारेगा तो 5/6, फिर ये हारेगा 31/6, फिर आएगा, फिर ये हारेगा तो 5/6 आएगा होल स्क्वायर, और ये फिर हारेगा तो फिर आएगा 31/36। तब कहीं इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6। इस तरीके से ऐसे ये चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। इतने के जरा स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि जगह भर गई है। इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहले ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल दें, ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी। देखिए अभी एक और इसी टाइप का बताएंगे, गौर से देखिएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी। तो ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी ये बहुत सारी हैं। तो क्या अगर ए जीतेगा तो हर बार जीतेगा, देखिए तो इनको प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर ए जीता होगा तो किसी एक ही राउंड में जीता होगा, या तो फर्स्ट राउंड में, या तो सेकंड में, या तो थर्ड में, या तो फोर्थ में, या तो फिफ्थ में, या लगेगा आर लगेगा। तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। देखिए ये तो हम संभावनाएं निकाल रहे हैं कि हो सकता है फर्स्ट राउंड में जीते, अगर सेकंड राउंड में जीते, थर्ड राउंड में जीते, फोर्थ राउंड में जीते। अगर जीता होगा तो किसी एक ही राउंड में जीता होगा, सभी राउंड में थोड़ी जीता होगा। अगर जीता होगा कितने राउंड तक चलेगा? अगर कोई पूछ ले कितने राउंड तक चलेगा तो आप बताओगे अनकाउंटेबल, क्योंकि क्लियर नहीं कि 10 राउंड में जीत जाएगा कि 5 राउंड में। हो सकता है फर्स्ट राउंड में ही जीत जाए, हो सकता है 20 राउंड चलता रहे, तो क्लियर नहीं कितने राउंड तक चलता रहेगा। तो अगर ए जीता होगा, अगर मान लो जितने भी राउंड बनेंगे, तो अगर ए जीतेगा तो उनमें से किसी एक ही राउंड में जीतेगा, या तो फर्स्ट में, या तो सेकंड में, या तो थर्ड में। तो इनको क्या कर दे? प्लस कर दे, प्लस कर दे। या लगने की वजह से देखो 5/36 प्लस 31/36 5/6 इंटू 5/36 प्लस 31/36 इंटू 5/6 5/36 प्लस डैट डैश प्लस डैट डैश प्लस डैट डैश, ऐसे चलता जाएगा। प्लस डैट डैश पहले राउंड में या तो जीतेगा, या फिर सेकंड राउंड में जीतेगा, या फिर थर्ड राउंड में, या फिर फोर्थ राउंड में। अब देखिए इसमें काम कर सकते हैं, 5/36 सबसे कॉमन कर लो, 5/36 ऐसे चलता जाएगा। 5/36 कॉमन कर लो तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ बचेगा 31/36 इंटू 5/6 प्लस यहाँ पर बचेगा 31/36 इंटू 5/6 का होल स्क्वायर प्लस डैट डैश। ये जीपी बन गई, गुणोत्तर श्रेणी जीपी। ऐसे ए प्लस ए आर स्क्वायर डैट डैश इनफाइनाइट, और इसका सम क्या होता है? A/1 माइनस आर, इनफाइनाइट टर्म का। इनफाइनाइट टर्म का मतलब नंबर ऑफ टर्म निश्चित नहीं, मतलब कितने राउंड तक चलेगा ये कोई पता नहीं है, कितने पदों तक चलेगा पता नहीं। हो सकता है फर्स्ट राउंड में एक खेल समाप्त हो जाए, हो सकता है 10, 20, 15, 50 राउंड तक चलता रहे। तो ये जीपी बन गई, जीपी ए आर स्क्वायर इनफाइनाइट टर्म तक। तो उसका सम क्या होता है? A/1 माइनस आर। देखो ये तो लिखा रहेगा, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, ये है 1 माइनस आर। कैसे निकालते हैं? इससे इसको भाग लगा दो, इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड करो, चाहे इससे इसको डिवाइड करो, तो आर की वैल्यू यही आएगी 31 इंटू 5। इसका मल्टीप्लाई करके लिख दो, यही आर की वैल्यू आएगी। आर की वैल्यू 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये आएगा, और ये आ जाएगा 216। अब देखो 5/36 इंटू ये 216 इधर और 216 ऊपर चला जाएगा। आर की वैल्यू यही है। आर कैसे निकालते हो? इसको फर्स्ट से इसको डिवाइड करो, चाहे इससे इसको डिवाइड करो, आर ही निकलेगा, आर निकलेगा। तो ये 216 ऊपर चला जाएगा। अब देखिएगा ये 216 इधर आएगा तो हो जाएगा 216 माइनस 155, माइनस करो 6 में 5 माइनस किया 1, 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा। अब देखिएगा ज़रा गौर से, इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा, 6 5 जा 30, 30/61 यही आएगा, 30/61, 30/61 ये आ गया ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी। तो बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी ऐसे हिंदी में लिख दिया, बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? तो बी के विनिंग का मतलब जैसे 2 लोग हैं,
ऐसे समझिएगा, जैसे दो लोग हैं, अगर बी का जीतना मतलब ए का हारना हुआ। ए और बी अगर दो लोग गेम खेलते हैं, इसका बी अगर जीत रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए नहीं जीतेगा। तो बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब ए के हारने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए नहीं जीतेगा तभी तो बी जीतेगा। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी, ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं इक्वल टू नॉट विनिंग ऑफ ए, नॉट विनिंग ऑफ ए, नॉट विनिंग ऑफ ए, नॉट विनिंग ऑफ ए। बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी मतलब नॉट विनिंग ऑफ ए, नॉट विनिंग ऑफ ए, नॉट विनिंग ऑफ ए, नॉट विनिंग ऑफ ए। बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी मतलब नॉट विनिंग ऑफ ए, नॉट विनिंग ऑफ ए, नॉट विनिंग ऑफ ए। तो मतलब ए का ना जीतना ही बी का जीतना हुआ, ए का ना जीतना ही बी का जीतना हुआ। तो 1 माइनस ए का ना जीतना मतलब 1 माइनस 30 बाई ए का जीतना कितना है 30/61। तो ए का ना जीतना कितना हुआ 1 माइनस 31/61। तो हो जाएगा ये आएगा ये। तो ये हो गया ए के विनिंग की और ये हो गई बी के विनिंग की। मतलब ए का जीतना, बी का जीतना क्या हुआ, ए का ना जीतना। ए का ना जीतना कितना हो जाएगा 1 माइनस ए का जीतना। ए का जीतना कितना 30/61। तो ए का ना जीतना 1 माइनस 30/61। तो ये हो गया ए का ना जीतना मतलब बी का जीतना। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक इसी टाइप का क्वेश्चन और बता देते हैं जल्दी से। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, ये जो लास्ट है बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है सेम, बस केवल इंग्लिश में लिखा है तो पहले इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बताते हैं। देखिए लिखा इन ए हॉकी मैच बोथ टीम ए एंड बी स्कोर्ड सेम नंबर ऑफ गोल्स। देखिए एक हॉकी मैच है जिसमें से दो टीमें ए और बी स्कोर्ड सेम नंबर ऑफ गोल्स। सेम नंबर ऑफ गोल्स मतलब समझते होगे सेम गोल करती। मान लीजिए जैसे ए टीम ने 10 गोल किए तो बी ने भी कितने गोल किए 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं इसका मतलब मैच टाई हो गया। जब सेम गोल करेंगे तो मैच टाई होगा। तो देखिए जब आप लोग क्रिकेट देखते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जब मैच टाई हो जाता है तो सुपर ओवर कराया जाता है, सुपर ओवर कराया जाता है। तो इसमें भी अंपायर ने कुछ डिसीजन लिया कि भाई जब मैच टाई हो गया, दोनों टीमों ने सेम गोल कर दिया है, तो फिर विनर किसको दिया जाए, विजेता कौन होगा। तो इसके लिए देखिए क्या किया गया है, कहा गया सेम नंबर ऑफ गोल्स अप टू द एंड, मतलब आखिरी तक, लास्ट तक दोनों टीमों ने सेम गोल किया है। ए ने भी और बी ने भी सेम गोल किया है। अगर ए ने 10 गोल किए तो बी ने भी 10 गोल किया। तो विनर कैसे घोषित किया गया, देखिए एंड ऑफ द गेम, गेम के अंत तक। सो टू डिसाइड द विनर, तो विनर का निर्णय करने के लिए, सो इसलिए टू डिसाइड द विनर, विनर का निर्णय करने के लिए द रेफरी आस्क्ड बोथ कैप्टन, रेफरी जो होता है निर्णायक जो होता है, रेफरी ने आस्क्ड बोथ कैप्टन मतलब दोनों कप्तानों से कहा किस, अब कैसे देखो निर्णय निकलेगा, रेफरी ने दोनों कप्तानों से क्या कहा, टू थ्रो ए डाई, एक पासा फेंकने को कहा। अब देखो जब दोनों टीमों ने सेम गोल कर दिया तो फिर मैच का विनर कैसे घोषित किया जा रहा है ये देखिएगा। कहा गया रेफरी आस्क्ड बोथ कैप्टन टू थ्रो ए डाई, दोनों कैप्टन से क्या कहा, एक पासा फेंकने के लिए कहा गया। अल्टरनेटली, अल्टरनेटली मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक मतलब समझते हो ए बी इस तरीके से, जैसे भी ऊपर वाले क्वेश्चन बताया था। एंड डिसाइड दैट द टीम हुज कैप्टन गेट्स ए फर्स्ट 6, और निर्णय लिया गया कि जिस टीम का कप्तान पहले 6 प्राप्त करेगा, जिस टीम का कप्तान पहले 6 प्राप्त करेगा, विल बी डिक्लेयर द विनर, उसी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, उसी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। मतलब जिस टीम का कैप्टन पहले 6 प्राप्त करेगा उसी को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, उसी को विनर घोषित कर दिया जाएगा। इफ द कैप्टन ऑफ टीम ए वाज आस्क्ड टू स्टार्ट, मतलब ए टीम का जो कैप्टन है उसको ये गेम स्टार्ट करने के लिए कहा गया कि पहले आप पासा फेंकिए, ये स्टार्ट, फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग, तो उनके जीतने की क्रमशः उनके जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी, प्रायिकताएं बतानी। तो फिर वही चीज़ है, देखिए अच्छा बताओ ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे अभी क्वेश्चन बताया गया था सेम वही प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए कब जीतेगा, ए कब जीतेगा जब कितना है बताओ 6 आएगा। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6,
जो पहले 6 प्राप्त कर लेगा, हुज कैप्टन गेट्स ए फर्स्ट 6, हुज कैप्टन मतलब जिस टीम का कैप्टन पहले 6 प्राप्त करता है वही जीतता है, चाहे वो ए टीम का हो चाहे बी टीम का हो। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा था बिल्कुल ही ऐसे, लेकिन उसमें था कि किसी का टोटल 6 आने पर जीत रहा है, किसी का टोटल 7 आने पर जीत रहा है। इसमें जिसका पहले 6 आ गया वही जीतेगा। तो ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी वो भी तो नहीं हो जाएगी 1/6। क्यों? क्योंकि 6 आने पर ही जीतेगा, चाहे वो ए टीम का कैप्टन हो चाहे बी टीम का कैप्टन हो। जीतेगा कब? जब 6 आएगा। चाहे ए टीम का कैप्टन हो चाहे बी टीम का कैप्टन हो, उसको जीतना कब? 6 आने पर ही जीतना है। जब देखिए जब 6 आएगा तभी जीतेगा, चाहे वो ए टीम का कैप्टन हो और चाहे बी टीम का कैप्टन हो। तो 6 आने पर ए टीम का कैप्टन कब जीतेगा? 6 आने पर। बी टीम का कैप्टन कब जीतेगा? 6 आने पर। अच्छा बताइए, तो ए टीम का कैप्टन कब नहीं जीतेगा? ए टीम के कैप्टन के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, लूजिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ऑफ ए 5/6 हो जाएगी या नॉट विनिंग हो जाएगी। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ऑफ ए कितना हो जाएगा? 1 - 1/6 हो जाएगा 5/6। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ऑफ बी वो भी कितना हो जाएगा? 5/6। क्योंकि देखिए इसमें क्या, इसके ऊपर वाले में थोड़ा अलग अलग था। एक 6 टोटल 6 आने पर जीत रहा था, एक टोटल 7 आने पर जीत रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जीतेगा वही जिसके वाले में पहले 6 आएगा, 5 फेंक करके निर्णय लिया जाएगा। तो मान लीजिए ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो ए कब जीतेगा? जब 6 आएगा। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आना ही ए का जीतना हुआ और 6 आना ही बी का जीतना। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/6। क्योंकि डाई में से 5 में से टोटल डिजिट कितने होते हैं? 6 ही तो होते हैं। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 एक ही बार होता है। फेवरेबल चांस 1, टोटल चांस 6। 6 आना मतलब जीतना। तो कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी वो भी 1/6। क्योंकि 6 आने पर, क्योंकि बोला गया दैट द टीम हुज कैप्टन गेट्स ए फर्स्ट 6, जिसके कभी पहले 6 आ जाएगा। खेल तो चल रहा है, जो पहले 6 प्राप्त कर लेगा वही जीत जाएगा। अगर ए वाले में पहले 6 आ गया तो ए जीत जाएगा, अगर बी वाले के में पहले 6 आ जाएगा तो बी जीत जाएगा। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6, बी के भी 1/6। ए के न जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/6, बी के भी न जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब ये देखिए गेम है, अल्टरनेट चलता जाएगा। अल्टरनेटली इसमें लिखा भी है कहीं, अल्टरनेट चलता है मतलब पहले फेंकता कौन है? ए ने 5 फेंका। सपोज करिए 6 नहीं आया तो बी ने फेंका, बी में 6 नहीं आया तो फिर दूसरा राउंड में ए फेंकेगा, फिर बी फेंकेगा। हो सकता है फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, किसी राउंड में जीत जाए, हो सकता है 10 राउंड तक चले। तो देखिए तो संभावना है, प्रोबेबिलिटी। तो कैसे आपको बताया था, इधर ए के विनिंग की लिख दो, ऐसे देखिएगा, बहुत गौर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने आपको बताया हमारे वीडियो फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलेंगे विनिंग ऑफ ए, विनिंग ऑफ बी। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलेगा, थोड़ा समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम के क्वेश्चन मिलेंगे, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस प्रमेय। बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं समझ पाते कि बेस थ्योरम कब लगेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कब लगेगी। तो पहले तो हम आपको ये क्लियर करेंगे कि बेस थ्योरम कब यूज होगी और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कब यूज होगी, संपूर्ण प्रायिकता थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कब यूज होगी। तो आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि 90% बच्चे यही नहीं समझ पाते कब कौन सा यूज होगा कॉन्सेप्ट। तो पहले चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर फर्स्ट राउंड, यहां पर सेकंड राउंड और यहां पर थर्ड राउंड। अब यहां पर क्या होगा, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स्थ राउंड। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि कब तक चलेगा। ये तो देखिए एक ऐसी प्रक्रिया है कि अनिश्चित है, डेफिनेट नहीं है। हो सकता है फर्स्ट राउंड में ही निर्णय हो जाए, हो सकता है 10 राउंड तक डिसीजन ना हो पाए, पता नहीं। 6 डिसीजन कब हो जाएगा, जिसके वाले में, जिस कैप्टन के वाले में पहले 6 आ जाएगा। भाई पासे को फेंका गया, डाई को थ्रो किया गया, जिस कैप्टन को पहले 6 मिल जाएगा वही विनर हो जाएगा। तो पता नहीं कब 6 मिले। आप लोग भी लूडो खेलते होगे, पासा फेंकते होगे तो आप देखते होगे, जरूरी नहीं, हो सकता पहले चांस में 6 आ जाए, हो सकता है 10 चांस हो जाए 6 ना। देखिए तो विनिंग ऑफ ए, विनिंग ऑफ ए कितना हो जाएगा फर्स्ट राउंड में 1/6, जैसे अभी लगाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विनिंग ऑफ बी,
अब देखिए यहाँ पर बी का जो जीतना है इस बात पर डिपेंड करता है कि ए को हारना होगा, क्योंकि आपको पता है ये गेम है। अभी पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था, ये गेम है और ये गेम यहाँ तक तब पहुँचेगा जब ये हारेगा। इसका हारना तब इसका जीतना पॉसिबल है, क्योंकि इसका जीतना पॉसिबल तब है जब ये हारेगा। अगर ये जीत जाएगा तो यहाँ तक गेम ही नहीं पहुँचेगा। तो देखिए, तो पहले इसके हारने की प्रोबेबिलिटी, इसके हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6, तब इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तब इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी। अगर आपसे कोई कह दे कि इसके ये 5/6 क्यों हुआ, तो आप बताओगे यहाँ तक गेम तब पहुँचेगा जब ये हारेगा। तो इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी तब ली जाएगी जब पहले इसके हारने की प्रोबेबिलिटी ली, क्योंकि ये जब हारा होगा तभी इसको मौका मिलेगा, और जब मौका मिलेगा तभी जीतेगा। जब ये हारा होगा तब इसको मौका मिलेगा, इसको मौका मिलेगा तब इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी पहले इस बात पर डिपेंड करती है कि इसको हारना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जीत जाएगा तो आगे गेम ही नहीं जाएगा। तो पहले इसके हारने की प्रोबेबिलिटी तब इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी। अब मान लीजिए ये भी नहीं जीता, ये भी नहीं जीता, तो गेम यहाँ पर आ पहुँचा, सेकेंड राउंड शुरू हो गया। तो सेकेंड राउंड में इसके ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर गेम कब आया, जब ये हारेगा, मीन्स 5/6, और ये भी हारेगा, बी भी हारेगा, तो वो भी 5/6, तो 5/6 का स्क्वायर हो जाएगा, तब इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6। मान लीजिए ये भी नहीं जीता, तो गेम यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ गेम कब पहुँचा, पहले इसके हारने की प्रोबेबिलिटी 5/6, इसके भी हारने की प्रोबेबिलिटी फिर 5/6, इसके भी हारने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए के हारने की प्रोबेबिलिटी, ए के नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी 5/6 है और बी के भी नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। तो यहाँ तक गेम कब पहुँचेगा, जब ये नॉट विनिंग हुआ, ये भी नॉट विनिंग और ये भी नॉट विनिंग, तो 5/6 का क्यूब इंटू 1/6। अब मान लीजिए कोई नहीं जीता, तो थर्ड राउंड में यहाँ पर गेम आ पहुँचा। तो यहाँ पर गेम कब आ पहुँचा, जब इसका नॉट विनिंग रहा, ये नहीं, नॉट विनिंग मतलब ये नहीं जीता, इसका भी नॉट विनिंग रहा तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी नॉट विनिंग क्यूब, इसका भी नॉट विनिंग, तो पावर कितनी हो जाएगी 4, फिर इसका जाके विनिंग, ऐसे ये हो जाएगा 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6, इस टाइप से। अब ये ऐसे चलता जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए। अब देखिए ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी, तो जितने सारे राउंड हो रहे, बहुत सारे राउंड होंगे, तो क्या अगर ए जीतेगा तो हर एक राउंड में जीतेगा। अगर ए जीता होगा तो किसी एक राउंड में जीता होगा, या तो फर्स्ट में, या तो सेकंड में, या तो थर्ड में, या लग रहा है, या और लग रहा है तो प्लस कर देंगे, या लग रहा है, ऐसे बी वाले में भी प्लस करेंगे। तो लेकिन बी वाले को डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ए के हारने की प्रोबेबिलिटी निकाल दे तो बी के जीतने की हो जाएगी, क्योंकि दो ही लोग हैं, ए और बी। तो अगर ए हार गया मीन्स बी जीत गया, अगर ए हार गया मतलब ए नहीं जीता मतलब कौन जीत गया, बी जीत गया। तो ए का न जीतना ही बी का जीतना हो जाएगा, क्योंकि दो लोग गेम खेल रहे हैं। तो अगर ए नहीं जीता मीन्स कौन जीत गया, बी जीत गया। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर ए जीतेगा तो सभी राउंड पे नहीं जीतेगा, किसी एक ही राउंड पर जीता होगा। अगर ए जीता होगा तो जितने भी, या तो फर्स्ट में, या सेकेंड, या थर्ड, या फोर्थ, या फिफ्थ, या लग रहा है, आर लग रहा है, तो प्लस कर दीजिए इनको। देखिए ऐसे जैसे बताया था, 1/6, 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6, 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 प्लस डैट डैश। अगर आपसे पूछा जाए प्लस डैट डैश क्यों हुआ, तो आप बताओगे ये गेम है, इनडिफिनिट है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं हो सकता। 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, पता नहीं कितने राउंड तक चलेगा। तो अगर कोई पूछ ले यहाँ तक कितने राउंड तक लेंगे, तो आप बताओगे इनफाइनाइट। तो एक जीपी बन गई, गुणोत्तर श्रेणी बन गई इनफाइनाइट टर्म तक। जीपी ऐसे आपने पढ़ा होगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर, गुणोत्तर श्रेणी इनफाइनाइट। और इसका सम क्या होता है, इसका योगफल होता है a/1 - r। ये जो जीपी बन जाती है, जीपी गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है, इसके अनंत पदों का योगफल। तो इसमें भी देखिएगा इसका कितना आएगा, ए मतलब पहला टर्म 1/6, चलो आर को क्या बोलते हैं हिंदी में, इस हिंदी में बोलते हैं सार अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन रेशियो। आर को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो कितना आएगा, आर कैसे निकालते हैं, इससे इसको डिवाइड कर दो तो आर आएगा, चाहे इससे इसको डिवाइड कर दो तो आर आएगा। तो जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो यही 5/6 का स्क्वायर आर आएगा। देखो भाई
पहले टर्म से दूसरे को डिवाइड कर दो तो 1/6 से 1/6 कैंसिल हो जाए, कितना आएगा 5/6 का स्क्वायर। 5/6 का स्क्वायर ही आर आएगा, 5/6 का जो स्क्वायर है मतलब, चाहे इससे इसको डिवाइड कर दो तब भी 5/6 का स्क्वायर। 5/6 का स्क्वायर मतलब समझते हो 25/36 ये आएगा। इसको सॉल्व करो 1/6 ये इधर आ जाएगा तो एलसीएम लेंगे 11/36 आएगा। 11 इसको कैंसिल कर दो 6 आएगा, 6 ऊपर चला जाएगा 6/11। ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी अब कह दिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी तो इसको कह सकते इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ऑफ ए। नॉट विनिंग ऑफ ए मतलब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी मतलब ए के हारने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ए हारेगा तभी तो बी जीतेगा। तो कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी, या इनको सबको प्लस कर दे जैसे ये किया है, या तो इन सबको प्लस कर दे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो ऐसे निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ बी मतलब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग ऑफ ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो ए के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 माइनस ए के जीतने की, ए की विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी 6/11, तो ए की नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 6/11, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5/11 ये हो गया 5/11। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अगर आपको लगा कि नहीं आपके लिए अच्छे क्वेश्चन बताएं मेहनत किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस थ्योरम के साथ और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के साथ, आपको सारी चीज़ें कंफर्म कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।